नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के YouTube चैनल पर इतिहास के सभी विद्यार्थियों, इसके अलावा इतिहास में अगर कोई रुचि जिज्ञासा रखता हो, उन सभी लोगों का इतिहास की सहायक आचार्य मैं सीमा चारण स्वागत करती हूँ। आज अंतिम वर्ष की कक्षा के दूसरे पेपर, जिसमें कि राजस्थान के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी है, राजस्थान के इतिहास के कई विषय दिए गए हैं। उनमें से एक बड़ा ही रोचक विषय है राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। ये प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में घुमा फिरा करके पूछा जाता है, कभी निबंधात्मक रूप में या कभी किसी एक मत की पुष्टि के बारे में, उसके बारे में आपकी राय पूछी जाती है। तो बच्चों, इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम हमारे इतिहास के पुराने युग की तरफ जाते हैं। वैदिक युग में जो धर्म था, समाज था, वो 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अधिकांशतया जो शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे, वो क्षत्रिय वर्ग में हुआ करता था, क्योंकि जो पुराण हैं सारे, जो भी वैदिक ग्रंथ हैं, उनमें क्षत्रियों का काम प्रशासन करना, युद्ध करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये माना गया था। लेकिन 7वीं सदी तक आते आते हमें क्षत्रिय शब्द तो इतिहास की पुस्तकों में मिलना कम हो जाता है और राजपूत शब्द जो है वो ज़्यादा मिलने लग जाता है। और यहाँ आते आते 650 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक अगर हम उत्तर भारत के इतिहास के बारे में अध्ययन करें, क्योंकि राजस्थान भी उत्तर भारत का ही एक हिस्सा है, तो उत्तर भारत के इतिहास में जो अब सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वर्ग हो गया था, शासक वर्ग था, तो वो राजपूत हुआ करता था। इसको स्मिथ ने यही कहा है कि हर्ष की मृत्यु से, यानी 650 ईस्वी से लेकर के उत्तरी भारत में जब तक मुगल नहीं आए, राजपूत इतने अधिक प्रभावशाली थे। सिर्फ उत्तरी भारत की मैं बात कर रही हूँ। दक्षिण में चोल वंश एक अलग ही अपनी विजय की पताका लहरा रहा था। उत्तर भारत में राजपूतों के आधिपत्य का युग था। इसी कारण 7वीं से 12वीं सदी के, यानी 650 से लमसम 1200 ईस्वी तक के युग को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। अब वैसे इस शब्द को अगर संस्कृत की हम डिक्शनरी में, शब्दकोश में खोजने जाएं, तो शायद राजपुत्र शब्द से राजपूत इसका एक विकृत रूप पैदा हुआ है, देशज रूप पैदा हुआ है, 7वीं सदी से हमें मिलता है। राजस्थान के ही एक नामचीन इतिहासकार हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने कहा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है, प्राचीन काल के ग्रंथों में भी इसका प्रयोग मिलता है। वैदिक काल में मुसलमानों के आक्रमण से पहले सभी जो शासक वर्ग थे क्षत्रिय थे। बाद में ये क्षत्रिय जो शब्द है वो राजपूत शब्द इसकी जगह प्रयोग में लिया जाने लगा। चीनी यात्री हेनसांग, उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी जिसमें उन्होंने भारत की यात्रा का बड़ा ही रोचक विवरण दिया है, उन्होंने राजाओं को कहीं क्षत्रिय लिखा है, कहीं राजपुत्र लिखा है। अब इसको पीछे अगर जाएं तो महाभारत, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है हमारा, ऐतिहासिक भी है और उसका धार्मिक महत्व भी है, उसमें राजपूत का शब्द का प्रयोग किया गया है। कुलीन क्षत्रिय वर्ग के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। विराट पर्व में बहुधा द्रौपदी को राजपूती कुलानी क्षत्राणी कहा गया है। इसके अलावा बाणभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक हर्षचरित में भी राजपूत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि अब इनकी उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मतों पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी तक उत्तरी भारत के राजनीतिक क्षितिज पर राजपूत शासक वर्ग के रूप में छाया रहा। अब इनकी उत्पत्ति जो है, इसका प्रश्न आज तक विवादास्पद बना रखा है, क्योंकि ज़्यादातर हम अगर शिलालेख देखें या उन राजाओं के संरक्षण में जो किताबें लिखी गई, ग्रंथ लिखे गए, उनमें अपने आप को हर एक ने श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने वंश को श्रेष्ठतर बताने के लिए कई सारे दावे किए गए हैं। जैसे मैं कुछ बताना चाहूँगी। प्रतिहार जो है वो अपने आप को राम के भाई लक्ष्मण का वंशज बताते हैं। हमीरवाह काव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। एक और जनश्रुति है जो कि चंदेलों के बारे में है कि चंद्रमा और ब्राह्मण गंधर्व कुमारी के
संयोग से जो है चंदेलों की उत्पत्ति हुई है। इसी तरह चालुक्यों को हरित ऋषि से जोड़ते हैं। कुछ विद्वान जो ऐसा है जो शक, हूण, सीथियन, गुर्जर इन विदेशी जातियों की संतान राजपूतों को बताया करते हैं। अब इनकी उत्पत्ति का जो पहला सिद्धांत है, हालांकि उस पर अभी कई लोग जो हैं समर्थन नहीं करते, लेकिन फिर भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। पहला सिद्धांत है अग्निकुंड से उत्पत्ति का। ये सिद्धांत पहली बार मिला था चंदरबरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। उसने चंदरबरदाई ने बताया है कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। उसने ये बताया कि आबू पर्वत पर विश्वामित्र ऋषि थे, वो धार्मिक अनुष्ठान यानी हवन वगैरह किया करते थे। उस समय राक्षस जो थे वो हवन में जो है निषिद्ध सामग्री जैसे मांस, हड्डियाँ डाल करके अपवित्र कर दिया करते थे पूरे अनुष्ठान को। इसलिए विश्वामित्र ने एक यज्ञ किया। इस यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य या सोलंकी, आजकल चालुक्यों को कहा जाता है। इस प्रकार ये जो चारों अग्निकुंड से उत्पन्न हुए, इनको ये चारों राजपूत यानी प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य अग्निवंशीय कहलाए। इस बात को आगे चल कर के जो राजाओं के दरबार में भाट रहा करते थे उन्होंने समर्थन दिया। अगर आधुनिक युग में देखें तब तो इसके ज़्यादातर जो इतिहासकार हैं इस मत के विरोध में ही हैं। मुनोत नैन्सी, जिनको कि मारवाड़ का अबुल फजल कहा जाता है, राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है, और सूर्यवर्ण मिश्रण वंशभास्कर के रचयिता, उन दोनों ने इसका समर्थन किया है। अधिकतर इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि इससे पहले के अभिलेखों में ये प्रमाणित नहीं हो पाता ये वाला मत। अब अगला जो अपने मत आ रहा है वो है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। सबसे पहले ये मत रखा था प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। उन्होंने कहा था कि ये जो है उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। उन्होंने इसका संकेत दिया था मंडोर, जो कि जोधपुर में है, वहाँ से एक शिलालेख मिला है। उसके अनुसार प्रतिहार राजपूत ब्राह्मण, प्रतिहार जो राजपूत थे, हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण और उनकी पत्नी थी भद्रा, जो कि क्षत्रिय थी, उनकी संतान थी। यानी कम से कम ये शिलालेख तो ये कह रहा है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से। बिजौलिया शिलालेख, उसके अनुसार वासुदेव के उत्तराधिकारी जो थे वो वत्स गोत्सीय ब्राह्मण थे। इसके साथ ये भी कहा गया है कि राजशेखर नामक ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना ये बताता है कि चौहान जो है वो किसके? राजशेखर के, यानी एक ब्राह्मण के वंशज है। इसके अलावा कुछ साहित्यिक कृतियाँ, खासकर कि पिंगल सूत्र कृति में भी राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। आधुनिक एक इतिहासकार हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान के बड़े ही नामचीन इतिहासकार हैं। उन्होंने कहा है कि मेवाड़ के जो गुहिल हैं, गहलोत हैं, वो भी नागर जाति के ब्राह्मण गुरुदत्त के वंशज हैं। गीत गोविंद की टीका जो कि कुंभा ने लिखी है, रसिक प्रिया, उसमें गुहिलों को नागर ब्राह्मण का वंशज बताया गया है। हालांकि अधिकतर इतिहासकार आज के जो हैं वो इस मत को स्वीकारते नहीं हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ज़रूर इस मत के समर्थन में हैं। अब अगला मत अपने आ रहा है विदेशियों की संतान का। इस परिकल्पना के अनुसार भारत में समय समय पर कभी शकों के, कुषाणों के, हूणों के आक्रमण हुए, तो धीरे धीरे ये जो जातियां हैं वो भी भारतीय समाज में सम्मिलित होती चली गई। और इसी कारण चूँकि ये शासक वर्ग से आते थे तो इनको शासक वर्ग में स्थान देना था, और यहीं से राजपूतों की उत्पत्ति की कहानी शुरू होती है। इसका प्रतिपादन किया है इस मत का कर्नल जेम्स टॉड ने। उनका कहना था कि राजपूत, यूनानी, शक, हूण, कुषाण, ये जो अलग अलग समय पर अलग अलग विदेशी जातियाँ आई उनका मिश्रण है। जैसे वो कह रहे हैं कि राजपूतों की कई प्रथाएं जो कि भारतीय समाज में कम देखने को मिलती है, जैसे सती प्रथा, अश्वमेध यज्ञ, सूरज की उपासना, शस्त्रों की पूजा, घोड़ों की पूजा, मदिरापान, ये बाकी सारे समाज में भारत में नहीं होती, लेकिन इनमें पर्टिकुलर हुआ करती है। उन्होंने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में लिखा है कि 6वीं शताब्दी के बाद ये विदेशी जातियां भारत में प्रविष्ट हुई और साम्राज्य जीतकर यहाँ के शासक
बन गए। और ये कहा जाता है कि बाद में उनको अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र करके हिंदू समाज की जाति व्यवस्था में समाहित कर दिया गया। इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने भी राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। हालांकि डॉक्टर ओझा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इस मत का खंडन किया है। अब अगली राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो मत है वो है विदेशियों की संतान। इसके प्रतिपादक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार जगदीश सिंह गहलोत। उनका ये कहना है कि वर्तमान राजपूतों के जो राजवंश हैं वैदिक काल में और पौराणिक काल में जो क्षत्रिय वंश हुआ करते थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश, इन क्षत्रियों की ही संतान हैं। पुराणों के आधार पर खासकर अग्नि पुराण के अनुसार चंद्रवंशी कृष्ण और अर्जुन और सूर्यवंशी जो हैं वो राम और लवकुश की वंशज ही राजपूत हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा, ये भी राजस्थान के एक प्रख्यात इतिहासकार हैं, उन्होंने भी राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया है। सीकर जिले के हर्षनाथ एक मंदिर है, वहाँ से एक शिलालेख मिला है जहाँ गुहिल वंशियों की उत्पत्ति रघुकुल से बताई गई है। इसके अलावा जो भाट जो कि वंशावलियाँ लिखने का काम करते थे वो राठौड़ों को सूर्यवंशी और यादव, भाटियों और चंद्रावली के चौहानों को चंद्रवंशी बताया है इन्होंने, भाटों ने। नयन चंद्र सूरी, जिनकी की प्रख्यात पुस्तक है हमीर महाकाव्य, उसने भी चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। बाकी कर्नल टॉड, विलियम ब्रुक, इन सब ने इस मत के विरोध में अपना पक्ष रखा है। अगला है वैदिक क्षत्रियों की संतान, यानी कि वैदिक युग में जो क्षत्रिय 4 वर्णों में से एक वर्ण हुआ करता था, उन्हीं के जो है आगे चल करके ये राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इस मत के समर्थक हैं पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा और CM वैद्य। इन्होंने राजपूतों को वैदिक क्षत्रियों की संतान बताया है। मनुस्मृति उसके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति ब्रह्मा से बताई है। ब्रह्मा, जब ऋग्वेद में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी कि आदि पुरुष ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघा से जो है शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो उनकी भुजाओं से जो है राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। और आजकल जो सबसे अधिक सिद्धांत वो मिश्रित मूल का है, जिसके प्रतिपादक थे D.P. चट्टोपाध्याय। इन्होंने कहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है तत्कालीन समाज की जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी उनके कारण ये लोग शासक वर्ग के रूप में शक्तिशाली हो गए। इन लोगों ने पूरे प्रशासन पर एक तरह से कब्जा कर लिया। वो कह रहे हैं कि ना तो विदेशियों की संतान है एकमात्र, ना ब्राह्मणों की है, ना प्राचीन क्षत्रियों की। उन्होंने कहा मिक्स है। सभी तरह के लोग जो धीरे धीरे शक्तिशाली बनते गए, प्रशासन अपना बनाते गए, साम्राज्य स्थापित करते गए, वो राजपूतों की श्रेणी में आते चले गए। तो बच्चों, ये थे राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों द्वारा दिए गए अलग अलग सिद्धांत। जब भी प्रश्न ये आप अगर एग्ज़ाम में आए तो अटेम्प्ट करें तो आप इसके किसने ये प्रतिपादन किया, इसके कुछ समर्थकों के नाम और किसने इस सिद्धांत का खंडन किया है। इसके अलावा अगर आपकी राय मांगी जाए तो साइंटिफिक आधार पर अगर हम देखें तो किसी एक पक्ष का हम समर्थन नहीं करके मिश्रित मूल के सिद्धांत को ही आजकल अधिक माना जाता है। इतना कहकर ही आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।